नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के वार से बेहाल मोदी सरकार पर शरद पवार के बयान की। जानेंगे कर्नाटक में कैसे कांग्रेस के निशाने पर आई बीजेपी, मेघालय में क्यों बढ़ रही है कोनराड संगमा की मुश्किलें। बात करेंगे फेक न्यूज पर सीजीआई के बयान की, खड़गे के निशाने पर आई बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अडानी मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजे गए। जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट 10 मार्च को करेगा सुनवाई। जन्मदिन के बहाने बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिखाई ताकत, सीएम पद को लेकर पार्टी पर दबाव बनाने में जुटी हैं वसुंधरा। महाराष्ट्र भिवंडी मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने सुनवाई 1 अप्रैल तक के लिए की स्थगित। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला मैच आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहली भिड़ंत। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी अपने लंदन दौरे को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए उनके भाषण की देश से लेकर दुनिया भर में खूब तारीफ हो रही है। राहुल गांधी ने वहां मीडिया से भी बात की है, तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी परेशान है और उसका समर्थक मीडिया भी हैरान दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरकर सामने आई है। इस समय राहुल ब्रिटेन में हैं, जहां 10 दिनों तक उनके कई कार्यक्रम होने हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी स्पीच हो चुकी है और अब पूरी दुनिया की निगाह 6 मार्च को ब्रिटिश संसद में होने वाले उनके भाषण पर टिकी है। तो दूसरी ओर भारत में अभी भी राहुल के कैम्ब्रिज वाले भाषण की ही चर्चा चल रही है। देश में जहां राहुल के भाषण की तारीफ हो रही है, तो वहीं कई मीडिया चैनल राहुल के बयान का एक बेहद छोटा सा हिस्सा दिखाकर बता रहे हैं कि राहुल ने विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयान दिया है, चीन के समर्थन में बोले हैं। कश्मीर को लेकर भी राहुल का बयान भारत की नीति से मैच नहीं खाता है। मीडिया चैनल और बीजेपी नेताओं के बयानों का कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक-एक पॉइंट का जवाब देते हुए मीडिया को घेर लिया है। श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी की स्पीच बेहतरीन थी, इससे उन्हें ही परेशानी हो सकती है जो सच सहन नहीं कर सकते। श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल और कुछ मीडिया चैनलों की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कश्मीर को लेकर राहुल ने गलत बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची थी तो राहुल गांधी से कहा गया था कि आप पैदल ना चलें, मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी पैदल चले, कहीं मुश्किल नहीं आई। उनसे कश्मीरी पंडित आकर मिले और कहा कि बीजेपी उनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करती है। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। श्रीनेत ने कहा कि पैगासस पर राहुल ने जो कहा वो सच था। बीजेपी भी पैगासस पर बात नहीं करेगी, हिम्मत ही नहीं है। कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। श्रीनेत ने कहा कि राहुल ने कैम्ब्रिज में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की थी। पीएम मोदी से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। जब वो 2015 में शंघाई गए थे तो उन्होंने कहा था कि देश के लोग सोचते हैं कि वो किस देश में पैदा हो गए। श्रीनेत ने कहा कि मीडिया चैनल की डिबेट में थी, कश्मीर के मुद्दे पर राहुल को घेरने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जब नहीं घेर पाए तो अचानक ब्रेकिंग आई कि राहुल ने चीन की तारीफ की है और कुछ देर में सभी वेब पोर्टल और टीवी चैनलों पर एक ही खबर शुरू हो गई। सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बेचैन है, तो दूसरी तरफ शरद पवार के बयान ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की कस्बा पेट विधानसभा सीट के परिणाम की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बीजेपी परेशानी में दिख रही है, पार्टी में मंथन चल रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। देश बदलाव के मूड में है और इसकी आहट सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद वो देश में दिखाई नहीं देगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दावा किया है कि अगले साल देश में नई सरकार आएगी। बीजेपी की हार तय है। शरद पवार को पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक मंच पर अपना राजनीतिक गुरु तक कह चुके हैं और पीएम मोदी के गुरु ने दावा कर दिया है कि बीजेपी का खेल अब खत्म होने वाला है। एनसीपी चीफ ने कहा कि हाल ही में बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ कस्बा पेट में उसे हार मिली है, जो संकेत है कि बीजेपी के हाथ से बाजी फिसल रही है। पवार ने कहा कि केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस थी, लेकिन वहां विधायकों और सांसदों को तोड़ा गया और फिर बीजेपी की सरकार बनाई गई। देश के कई राज्यों में बीजेपी नहीं है। ये सब कुछ इशारा करता है कि देश अब बदलाव चाहता है। इसके परिणाम आपको आने वाले चुनावों में नजर आएंगे।
एनसीपी चीफ ने पूर्वोत्तर के राज्यों में एनडीए को मिली सफलता को लेकर कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी सफलता नहीं थी। पूर्वोत्तर में आमतौर पर उसी दल की सरकार भी बनती है जिसकी केंद्र में सरकार होगी। हाल ही में बीजेपी अपने मजबूत गढ़ों में हारी है। महाराष्ट्र में कस्बापेट में 28 साल से बीजेपी का दबदबा चल रहा था और इस बार बीजेपी के हाथ से ये सीट भी निकल गई है। शरद पवार के दावे से बीजेपी में हलचल मच गई है। हलचल तो इस वक्त कर्नाटक में मची है। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। राज्य की बम्बई सरकार कांग्रेस के वार से बेहाल है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी विधायक के घर से करोड़ों रुपए मिलना भ्रष्टाचार का सबूत है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर निशाना साधा है और उनके इस्तीफे की मांग की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक की घूस लेते हुए गिरफ्तारी और घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद कांग्रेस के तेवर तल्ख हो गए हैं। आज कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस्तीफे की भी मांग की। कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक में घोटाला और भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश सरकार अभी तक सबूत मांग रही थी, अब तो उन्हें सबूत मिल गया। हम लोग मुख्यमंत्री बोम्मई से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षा के बेटे को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उनके घर से करीब 8 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया था। इसके बाद से ही प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कर्नाटक में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जमकर बीजेपी पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर ऐसा है तो ये सब क्या हो रहा है। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि अमित शाह भी बहुत बड़े झूठे हैं। कर्नाटक में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी विधायक के घर से कैश बरामद होना और विधायक के बेटे का रिश्वत लेते गिरफ्तार होने से बीजेपी के लिए राज्य में अपनी सत्ता बचा पाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी। कर्नाटक में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिख रही है। सत्ता मेघालय में भी एनपीपी गठबंधन के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। मेघालय विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। कोनराड संगमा ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, लेकिन अब कोनराड का खेल बिगाड़ने की तैयारी विपक्ष की ओर से होने लगी है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेघालय में किसकी सरकार बनेगी, चुनाव नतीजे आने के 48 घंटे बाद भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एनपीपी चीफ कोनराड संगमा ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अपने समर्थन में उन्होंने एनपीपी के 26, बीजेपी, एचएसपीडीपी के 2 और निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर दिया है। ये संख्या 32 होती है, जो बहुमत से एक ज्यादा है, लेकिन इसमें अब पेच फंस गया है। हिल स्टेशन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। इस बीच राज्य के पूर्व सीएम और टीएमसी विधायक मुकुल संगमा भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मेघालय में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि विपक्षी दल मिलकर सरकार बनाएंगे। संगमा ने कहा कि नई सरकार टीएमसी के नेतृत्व में बनेगी। टीएमसी नेता मुकुल संगमा ने कहा कि हम एनपीपी और बीजेपी को छोड़कर हर राजनीतिक दल के साथ बातचीत कर रहे हैं। सभी ने राज्य के बेहतर हित के लिए साथ आने की इच्छा जाहिर की है। संगमा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों जैसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ चर्चा चल रही है। अगर एनपीपी और बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल एक साथ आ जाएं, तो वो 60 सदस्य सदन में जादुई आंकड़ा पार कर सकते हैं। मुकुल संगमा ने कहा कि जनादेश निर्णायक नहीं है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। इस बार भी राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। मेघालय में अब टीएमसी बनाम एनपीपी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। वैसे सियासत में दावे बड़े बड़े किए जाते हैं और ज्यादा दावे फेक होते हैं। दावे ही नहीं, कई बार तो फेक न्यूज भी फैलाई जाती है और इन्हीं फेक न्यूज को लेकर सीजीआई ने चिंता व्यक्त की है। तो क्या कहा है सीजीआई ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च को अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के युग में सच झूठी खबरों का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ लोगों के पास धैर्य की कमी है, उनकी सहनशीलता कम हो गई है। सोशल मीडिया के जमाने में अगर उन्हें आपकी बात पसंद नहीं आती है तो वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा,
कि संवैधानिक वैश्विक प्रथाओं को आत्मसात करने वाला एक परिवर्तनकारी दस्तावेज था, लेकिन अब हमारी दिन प्रतिदिन की जीवन शैली महासागरों में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि कानून की वजह से ही आज लोगों में भरोसा है। सीजेआई ने वैश्विक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण ने अपने स्वयं के असंतोष का नेतृत्व किया है। दुनिया भर में मंदी के कई कारण अनुभव किए जा रहे हैं। वैश्वीकरण विरोधी भावना में वृद्धि हुई है। कहीं न कहीं इसकी शुरुआत 2001 के आतंकवादी हमलों से हुई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोविड-19 अभी तक एक और वैश्विक मंदी थी, लेकिन ये अंधेरे में एक अवसर के रूप में उभरी। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्याय का विकेंद्रीकरण हुआ है और इसने न्याय तक लोगों की पहुंच को बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि छोटे से छोटे गांव का सुप्रीम कोर्ट है। यानी चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। कोर्ट की पहुंच बढ़ी है तो देश में भी कांग्रेस की पहुंच फिर से गहरी हो रही है। रायपुर में 3 दिनों तक चले कांग्रेस महाधिवेशन के साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई, क्या 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव का पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। कांग्रेस इस बार महंगाई, बेरोजगारी और अडानी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का तेल निकाल रखा है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से गृहिणियों का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। लोगों की परेशानी मोदी सरकार को दिखाई नहीं देती है। सत्ता पर काबिज बीजेपी कहती है कि देश में महंगाई नहीं है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार फिलहाल जनता को कोई राहत देती नहीं दिख रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने ट्वीट करके लिखा है, गांव, गरीब व किसान भुगत रहे हैं भाजपा की नीतियों का दंश। बढ़ती महंगाई और गिरती खपत से ना बचा कमाई का कोई अंश। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अध्यक्ष ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा हो। इससे पहले उन्होंने रसोई गैस के सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर सरकार से सवाल किया था कि लूट के फरमान कब तक जारी रहेंगे। खड़गे ने ट्वीट किया था, घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, कमर्शियल गैस सिलेंडर 350 रुपए महंगा हुआ। जनता पूछ रही है अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार में लागू कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बुधवार को 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस की कीमत 1103 रुपए हो गई है। पहले राजधानी में 1053 रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस ने आने वाले चुनावों के मद्देनजर बढ़ती महंगाई को लेकर एक खास रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस बीजेपी का घेराव कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात अडानी मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार की। कांग्रेस ने कारोबारी गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर चीन के नागरिकों के साथ मिलकर शैल कंपनियां चलाने का बड़ा आरोप लगाया और कहा कि सरकार को उनकी मदद करने की बजाय पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। कांग्रेस के इन आरोपों से बीजेपी में हलचल तेज है और क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अडानी ग्रुप फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में अडानी के शेयरों में बड़ा उछाल देखा गया, तो वहीं कांग्रेस ने फिर से अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपनी सवालों की सीरीज हम अडानी के हैं कौन में देख रहा है विनोद के तहत पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि अडानी ग्रुप के चीन के साथ पुराने रिश्ते हैं। एक चीनी नागरिक चांग चोंग लिंग विनोद अडानी के साथ अडानी समूह की कई कंपनियों में निदेशक रहा है और पनामा पेपर्स में भी उसका नाम आया था। दिसंबर 2017 में दक्षिण कोरिया ने पनामा में पंजीकृत तेल टैंकर कोटी को जब्त कर लिया था, क्योंकि इस टैंकर से उत्तर कोरिया टैंकर में पेट्रोलियम उत्पादों को शिफ्ट किया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन था। इसको लेकर जयराम रमेश ने सवाल किया, अडानी परिवार के साथ चांग चोंग लिंग के संबंधों की वास्तविकता क्या है? चीन और उत्तर कोरिया की सरकारों का उस समूह पर कितना प्रभाव है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय परिसंपत्तियों को नियंत्रित करता है और भारत के प्रधानमंत्री के साथ जिसके घनिष्ठ संबंध है? क्या आप चीन और उत्तर कोरिया के प्रभाव के प्रति संवेदनशील एक व्यापारी समूह पर अपनी दुस्साहसपूर्ण निर्भरता के कारण अति महत्वपूर्ण भारतीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि विनोद अडानी चीन के नागरिकों के साथ मिलकर शैल कंपनियां चला रहे हैं। रमेश ने आगे कहा कि सरकार को विनोद अडानी की मदद करने की बजाय आरोपों की जांच करानी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि अडानी समूह की अवैध गतिविधियों में शामिल चीनी नागरिकों के साथ इतने गहरे संदेहास्पद संबंध क्यों हैं?
विनोद और गौतम अडानी के साथ उनका रिश्ता क्या है। कांग्रेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप और पीएम मोदी पर हमलावर है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।